नमस्कार। क्या आप आज इस डर में जी रहे हैं कि आपके साथ आगे क्या हो सकता है? क्या आपको लगातार पत्नी, प्रेमिका या फिर किसी और महिला की तरफ से झूठे केस में फंसाने की धमकियां मिल रही है? क्या आपके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन फिर भी आप चुपचाप मुंह बंद करके सब कुछ सहने पर मजबूर है? और क्या आपको रोज यही डर सताता है कि मैं तो एक पुरुष हूं, इसलिए मेरे खिलाफ कभी भी झूठे केस हो सकते हैं, मेरे लिए कोई कानून ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता उनके खिलाफ? और इन हालातों में सबसे बड़ा इस सवाल उठता है कि मेरा पहला कदम क्या होना चाहिए? अगर इन सभी सवालों का जवाब अगर हाँ है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम समझेंगे कि अगर आप एक पुरुष हैं तो कानूनी तरीकों से खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हो। इस वीडियो में हम पहली शिकायत से लेकर कोर्ट से ऑर्डर मिलने तक पूरी प्रक्रिया एकदम स्टेप बाय स्टेप आसान सी भाषा में समझेंगे। अब डर और तनाव में जीने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कानून को समझिए और अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि पुरुषों के लिए घरेलू हिंसा का क्या मतलब होता है। अक्सर लोग यही समझते हैं कि घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस कानून महिलाओं को संरक्षण तो देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये कानून पुरुषों के 100% खिलाफ है या पुरुषों पर होने वाली हिंसा को नजरअंदाज किया जाता है। भले ही पुरुषों पर होने वाली हिंसा इस कानून में सीधे तौर पर कहीं पर भी लिखी नहीं है, लेकिन बाकी जो कानून है उसमें इसे अपराध माना गया है और उसके लिए कानूनी उपाय भी मौजूद है। घरेलू हिंसा का कानून महिलाओं के लिए है, लेकिन बाकी जो कानून है उसमें पुरुषों के लिए भी कानूनी विकल्प उपलब्ध है। कानून दोनों के लिए बराबर तो था, लेकिन कुछ महिलाओं द्वारा इसका गलत इस्तेमाल होने के कारण इसका असर मर्दों पर देखने को मिलता है। अब समझते हैं कि पुरुषों पर होने वाली हिंसा के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन सी प्रकार की हिंसा पुरुषों के साथ भी हो सकती है। पहला है शारीरिक हिंसा, धक्का देना, मारपीट करना, थप्पड़ मारना या फिर किसी चीज से उस पर मारना या फिर किसी भी तरह से शरीर पर एक चोट पहुंचाना, ये सब शारीरिक हिंसा में आता है। और दूसरा है मानसिक या फिर भावनात्मक हिंसा, लगातार ताने मारना, गालियां देना, लोगों के सामने बेइज्जती करना, माता पिता को गालियां देना, परिवार के लिए अपशब्द यूज करना, झूठे केस में फंसाने की धमकी देना और इस हद तक बोलना कि इंसान अंदर से टूट जाए। ये सब मानसिक और भावनात्मक हिंसा में आते हैं। तीसरा यौन हिंसा, बार बार संबंध बनाने से मना करना, किसी और के साथ संबंध बनाने की धमकी देना या फिर बार बार किसी पुरुष को नपुंसक कहना भी यौन हिंसा के दायरे में आता है। इसके अलावा आर्थिक हिंसा भी होती है, जैसे आपकी सैलरी या आपकी कमाई छीन ली, आपकी संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा किया, आपको मजबूर करना कि आप अपने पैसे या फिर अपनी संपत्ति उनको दे, ब्लैकमेल करना या इमोशनल टॉर्चर करना। अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो याद रखिए, कानून आपके भी साथ है। कानूनी रास्ते सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि एक घर में रहने वाले पिता, भाई, पति, बेटे, सबके लिए कानून है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो सबसे जरूरी चीज है सबूत, क्योंकि आज भी समाज ये मानना मुश्किल है, क्योंकि आज के समाज में आज इस हालातों में भी ये मानना मुश्किल है कि पुरुषों के साथ भी हिंसा हो सकती है। इसलिए सबूत इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी समाज में ये मानना मुश्किल होता है कि पुरुषों के साथ भी हिंसा हो सकती है। इसलिए सबूत इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। आपके केस में सबसे बड़ी ताकत आपके सबूत होते हैं, चाहे आप अभी केस करना चाहते हो या फिर आप भविष्य में भी केस करने की सोच रहे हो। सबूत हर हाल में काम आते हैं। अब सवाल यह है कि सबूत के तौर पर आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो मेडिकल रिपोर्ट। अगर आपके साथ मारपीट हुई तो तुरंत अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। डॉक्टर को साफ साफ बताइए चोट कैसे लगी, किस चीज से मारा, किसने और कहां पे मारा। ये मेडिकल रिपोर्ट आपके केस का बहुत ही मजबूत सबूत बन सकता है। दूसरा, फोटो और वीडियोस।
अगर मारपीट हुई या फिर घर में किसी चीज की तोड़फोड़ होती है तो उसके फोटोज वीडियोज जरूर बनाएं। अगर संभव हो तो हिंसा के दौरान ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी शुरू रखें। ये सब बहुत काम आता है। और तीसरा है मैसेज या कॉल। अगर धमकी भरे मैसेज या कॉल आते हैं तो उन्हें भी कभी डिलीट ना करें, स्क्रीनशॉट ले, उसमें सामने वाले का नंबर साफ दिखना चाहिए। अगर कॉल आता है धमकी वाला तो उसकी रिकॉर्डिंग करिए। चौथा है पत्नी की आर्थिक स्थिति। वो क्या कमाती है, कितना कमाती है, उसका बैंक अकाउंट कहाँ है, अकाउंट नंबर क्या है, ये सारी जानकारी आपके पास अगर हो तो बहुत ही आपके लिए यूजफुल ये हो सकता है। और एक अहम बात, घटनाओं की सही तारीख और समय। अगर आपको याद नहीं रहता है तो तारीख के साथ सारी घटनाएं लिखते रहो। डायरी में लिखो, और डायरी में अगर नहीं लिख सके तो गूगल की टाइमलाइन पर लिखो, ताकि ये साबित हो सके कि आप उस वक्त कहाँ थे। सिर्फ घटना लिखना काफी नहीं है, ये लिखना भी बहुत जरूरी है कि घटना कब, कहाँ, किस समय हुई और उस वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद था। ये चीजें आपके सबूत को एकदम मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं इस सबूत के बाद कानूनी शुरुआत कैसे करें। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग अक्सर कर बैठते हैं। गलत शुरुआत आपकी पूरी कानूनी लड़ाई बिगाड़ सकती है। इसलिए सबसे पहला कदम जो होता है वो बहुत ही सोच समझ कर रखना चाहिए। सबसे पहला कदम क्या है? पुलिस स्टेशन में शिकायत का आवेदन। उसमें सारी घटनाओं को एकदम सही से एकदम क्रम में लिखना है। लेकिन ध्यान रखिए, आवेदन बहुत ही सोच समझ कर लिखो, क्योंकि छोटी सी छोटी गलती भी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए आवेदन लिखते समय किसी एक वकील की सलाह जरूर लें। इसी आवेदन के आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है या भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 या 351 के तहत केस भी दर्ज हो सकता है। अगर पुलिस केस दर्ज ना करे, मना करती है, तो आप पुलिस आयुक्त या फिर उपायुक्त के पास भी आवेदन दे सकते हो। अगर वहां भी आपको सुनवाई ना मिले, वहां भी आपको न्याय ना मिले, तो आप सीधे कोर्ट में जाकर प्राइवेट कंप्लेंट भी दाखिल कर सकते हो। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को केस दर्ज करना ही पड़ता है। इसके अलावा आप सीधे फैमिली कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर आपके पास सबूत है। तो क्रूरता के आधार पर भी आप तलाक की पिटीशन भी फाइल कर सकते हो। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक क्रूरता ये सब कुछ शामिल किया जा सकता है। अगर आपके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, पहले की जो 498A या फिर झूठा घरेलू हिंसा के केसेस भी अगर आप पर किए गए हैं, तो इन्हीं सबूतों के दम पर आप उस केस को चुनौती दे सकते हो और उसे रद्द भी करवा सकते हो, उसे झूठा भी साबित करवा सकते हो। और अगर आपने उस केस को झूठा साबित किया तो आप मानहानि और मुआवजे की मांग भी कोर्ट में कर सकते हो। और सिर्फ इसलिए कि आप पुरुष हो, सहन मत कीजिए। कानून को समझिए, सबूत इकट्ठा कीजिए और अपने न्याय की, हक की लड़ाई लड़ते रहिए। और अगर आप भी एक मर्द है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मर्द का दर्द छुपाया नहीं, दिखाया जाता है, सुनाया जाता है। जय हिंद।